Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 31 regarding the course Principle of Inventory and Material Management LSM 736. Today we are going to on the second last lecture of our course. Obviously हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है. We are on the revision section. रिविजन करेंगे. इस लेक्चर में भी रिवीजन होगी, नेक्स्ट लेक्चर में भी इंशाल्लाह रिवीजन ही होगी और रिवीजन ही चलेगी ताकि हम देख सकेंगे कोर्सेज में और क्या क्या चीजें. कुछ चीजें की रिवीजन हम कोर्स में साथ साथ करते रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों की भी रिवीजन रहती हैं, तो वो चीजें हम ज्यादा फोकस करेंगे जिनकी अभी तक हमने रिवीजन नहीं की है, और उनकी जो रिवीजन कर चुके हैं वी आर नॉट गोइंग टू सी दैट अगेन एंड अगेन. जिसमें से एक चैप्टर जो स्पेसिफिकली जिनकी रिवीजन रिक्वायर्ड भी थी वो थी इंडिपेंडेंट डिमांड एंड ऑर्डरिंग सिस्टम. तो उसको मैं एक दफा दोबारा रिविजिट करूंगा इस लेक्चर में. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक आध चैप्टर्स को और फर्दर रिविजिट करने की कोशिश करेंगे. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू रिविजिट इन द फर्दर सेक्शन. और इंडिपेंडेंट डिमांड एंड ऑर्डरिंग सिस्टम इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें थी जो हमने वन लेक्चर में, स्मॉल चैप्टर था जिसको हमने वन लेक्चर में कवर अप किया था. आई वांट टू रीडू इट फॉर वन मोर टाइम ताकि एक दफा आपको और पता लग जाए. किसी कोई चीज रह गई है, उसमें से कोई कॉन्सेप्ट रह गया जो आप लोग नहीं ग्रैब कर पाए हैं, या कोई वजह है जिसकी वजह से आप लोग उसे ग्रैब नहीं कर सके हैं, सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हम लोग उसे किस तरह से ग्रैब कर सकते हैं और कैसे ग्रैब करके हम उसे फर्दर आगे ला सकते हैं. सो दैट वी आर गोइंग टू सी हमने कि उसे किस तरह से ग्रैब करना और किस तरह से हमने उसे आगे लेकर चलना है. सो दीज आर नोन टू बी एज अ इंडिपेंडेंट डिमांड एंड ऑर्डरिंग सिस्टम. हमने इसको थोड़ा देखा था, ज्यादा नहीं देखा था, लेकिन अब हम इसको कंप्लीट थोड़ा सा कंप्लीट वे में देखने की कोशिश करेंगे कि हमने इसे कैसे और किस तरह से देखना है. तो यहाँ पे फर्स्ट देन वी मूव टुवर्ड्स द बुक्स हमारे पास ऑलरेडी जो थी, जिस हमने इससे पहले भी कवर किया था, वो था इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट 6th एडिशन बाय टोनी आर्नल्ड. और साथ ही हमारे पास एडजस्टेड मोड में था ऑपरेशंस मैनेजमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. क्या था मेरे पास? ऑपरेशंस मैनेजमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय शेयर्स. की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय शेयर्स में क्या क्या चीजें आती हैं. एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट 11th एडिशन बाय जे हेजियर. क्या गया? ऑपरेशंस मैनेजमेंट 11th एडिशन बाय जे हेजियर. तो ये हम लोगों ने इसमें बुक्स यूज की हुई हैं, जिन बुक्स को हम लोग फर्दर आगे लेकर ले जाएंगे और कूप अप करेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें कैसे इन्वॉल्व हो रही हैं, और उनको हम वन बाय वन देखते जाएंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं. इंडिपेंडेंट डिमांड एंड ऑर्डरिंग सिस्टम को नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं. ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे. व्हाट इज इन्वेंट्री? व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री क्या होती है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को देखेंगे. कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे होती है? बेनिफिट्स ऑफ इन्वेंट्री को हमने देखा था, हम दोबारा देखेंगे. मल्टी पीरियड मॉडल, दैट इज समथिंग न्यू, कि हमारे पास मल्टी पीरियड मॉडल्स हम किन्हें कहते हैं और वो उन मल्टी पीरियड मॉडल्स का एक्चुअल पर्पस हमारे पास क्या है, और उन मल्टी पीरियड मॉडल्स को हमने कैसे लेकर फर्दर आगे चलना है. ऑप्टिमल क्वांटिटी टू ऑर्डर, की ऑप्टिमल क्वांटिटी टू ऑर्डर कितनी है, कितने ज्यादा वो चलती है. सेफ्टी स्टॉक कितना है, सेफ्टी स्टॉक कैसे हमने मेजर करना है, कैसे होना है. एंड देन पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम को देखेंगे. एंड देन द लास्ट वन इज द सिंगल पीरियड इन्वेंट्री मॉडल. किसको देखेंगे हम? सिंगल पीरियड इन्वेंट्री मॉडल को. तो पहली चीज जो हम देख रहे हैं दैट इज व्हाट इज इन्वेंट्री. क्या चीज लेके आ रहे हैं? व्हाट इज इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री क्या होती है और वो कैसे वर्कआउट होती है, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट इज बीइंग डन, कि वर्कआउट कैसे कर रही है और किन बेसिस पे करती है. पहले भी देखा था, काफी चैप्टर्स के स्टार्ट में भी हमने इन्वेंट्री की डेफिनेशंस को आइडेंटिफाई किया था कि इन्वेंट्री कैसे डिफाइन होती है और किन बेसिस पे डिफाइन हो रही होती है. अब की बारी देखने की इन्वेंट्री में कॉस्टिंग्स भी क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं और इन्वेंट्री की कॉस्टिंग किन किन बेसिस पे आगे लेकर हम चलते हैं. व्हाट आर द बेसिस बिहाइंड द कॉस्टिंग ऑफ द इन्वेंट्री. क्या है? व्हाट आर द बेसिस बिहाइंड द कॉस्टिंग ऑफ द इन्वेंट्री, की हमने इन्वेंट्री की कॉस्टिंग कैसे करनी है और किस तरह से करनी है. जैसे कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, व्हाटसोएवर, दीज आर द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज. क्या है हमारे पास? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज है. बेनिफिट्स ऑफ इन्वेंट्री कौन कौन से हो सकते हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स बिहाइंड द इन्वेंट्री, के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं. मल्टी पीरियड मॉडल्स हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे. ईओक्यू को थोड़ा सा हम देखेंगे, दोबारा रिविजिट करेंगे इसके दौरान, बिकॉज दैट इज अगेन बीइंग नोन टू बी एज अ मल्टी पीरियड मॉडल, कि उसे अभी हम क्या कहते हैं, एक तरह से वो क्या है हमारे लिए? मल्टी पीरियड मॉडल ही एक तरह से है, और उसको मल्टी पीरियड मॉडल की तरह ही जज कर रहे होते हैं या आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं. और द नेक्स्ट थिंग हमारे पास एक ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी टू ऑर्डर की ऑप्टिमाइज कैसे करनी होती क्वांटिटी. ईओक्यू को भी देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईओक्यूज को भी देखेंगे कि ईओक्यूज कैसे वेरी कर रहे होते हैं. सेफ्टी स्टॉक हमने काफी हद तक देखा था, जी स्कोर्स भी देखा था, फिर टाइप्स ऑफ सेफ्टी स्टॉक को भी सेपरेट किया था, जिसमें हमारे पास लीड टाइम कांस्टेंट हो रहा है या क्वांटिटी कांस्टेंट हो रही, फिर एक वेरिएबल हो रही, फिर दोनों वेरिएबल
वेरिएबल हो रही। वन बाय वन हमने इन दोनों चीजों को भी देखा था कि हमारे पास क्या क्या वेरिएबिलिटीज सामने नजर आ रही हैं। देन उसके बाद हमने एक सिस्टम को देखना, दैट इज पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम। लास्ट टाइम इस चैप्टर को जब कवर अप किया था तो पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम को हमने देखा था, लेकिन अब की बारी इसे हम एक दफा और दोबारा आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम। ये पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम क्या है और वो कैसे वर्कआउट होता है, एंड हाउ डज इट वर्क्स, कि वो कैसे वर्क करता है। देन हम लोगों ने उसके बाद देखना सिंगल पीरियड इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है। क्या होता है सिंगल पीरियड इन्वेंट्री मॉडल, कैसे वर्क करता है और उन्हें हम किन बेसिस पे वर्कआउट करा सकते हैं। एक सिंगल पीरियड के दौरान इन्वेंट्री मॉडल कौन सा बेहतर है, और वो एक क्या सिंगल पीरियड का मॉडल जो है वो मल्टी पीरियड मॉडल से कैसे डिफरेंशिएट कर रहा होता है, यानी वो मॉडल आपके पास किस तरह से वेरिएट कर रहा होता है और किस तरह से वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स एग्जिस्ट करने चाहिए। सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने उन्हें कैसे और किन बेसिस पे इन्हें मेजर किया है या इन्हें हमने मॉडल किया है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ मॉडलिंग ऑफ अ आइटम्स, कि हमने आइटम्स को कैसे मॉडल और किन बेसिस पे उन्हें मॉडल करके हमने उसे आगे लेकर चलना है। सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने उसे कैसे मॉडल करना है और किन बेसिस पे हमने इसे मॉडल करके आगे लेकर चलना है, कि हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स नजर आ रहे हैं या कौन कौन से मॉडल्स नजर आने चाहिए। तो ये हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हमने इंशाल्लाह आज की जो उसमें रिवाइज करना है, ताकि हमारे पास जो रिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कंप्लीट हो। काफ़ी हद तक आपको ही पता है हमारा 7th 8th लेक्चर रिवीजन था, देन हमारे पास 19th 20th लेक्चर रिवीजन था, देन हमारे पास उसके बीच में एक और लेक्चर रिवीजन था, दैट इज 26th हमारे पास लेक्चर रिवीजन का था। इस तरह हमने 1 बाय 1 काफ़ी दफ़ा रिविजिट किया है लेक्चर्स को और उसी हिसाब से हम उसे आगे लेकर चलते गए हैं। इसी तरह हमारा जो अभी 31 32 दोनों लेक्चर रिवीजन का हो, तो जो चीजें रह गई रिवीजन की, दो हम लोग उसे दोबारा वंस अगेन उसे हम लोग एक दफा देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व हैं और किस तरह से हमने उनको जज करना है और कैसे लेके जाना है। तो स्टार्टिंग विद द इन्वेंट्री, सबसे पहले किसकी तरफ से स्टार्ट करेंगे, इन्वेंट्रीज की तरफ से स्टार्ट करेंगे। दैट इज व्हाट इज इन्वेंट्री। Inventory is a raw material component part work in process of finished product that are held at location in a supply chain। यानी क्या इन्वेंट्री क्या है, इज द रॉ मटेरियल कंपोनेंट पार्ट्स वर्क इन प्रोसेस ऑफ फिनिश गुड्स दैट आर स्पेसिफिकली हेल्ड एट द प्लेस ऑफ सप्लाई चेन। कहाँ हेल्ड किया जाता है, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई चेन, जहां पे हमारे पास सप्लाई चेन है हमने उसे वहीं पे ही हिट करना है, वहीं पर ही लेके जाना है और उसी की बेस पे हमने इसको वैल्यू कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री इज द रॉ मटेरियल कंपोनेंट पार्ट्स वर्क इन प्रोसेस और फिनिश प्रोडक्ट्स दैट आर हेल्ड एट अ लोकेशन ऑफ सप्लाई चेन, कि जो एक लोकेशन ऑफ सप्लाई चेन पे एग्जिस्ट कर रहा है या एक लोकेशन ऑफ सप्लाई चेन के हिसाब से चल रहा है। तो यानी इन्वेंट्री इज द रॉ मटेरियल कंपोनेंट पार्ट्स वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दैट आर हेल्ड एट अ लोकेशन ऑफ सप्लाई चेन, जिसे हम सप्लाई चेन की लोकेशन। अच्छा याद रखिएगा, इन्वेंट्री जब भी हम बात करते हैं लोकेशन क्यों सप्लाई चेन पे, ताकि आपकी सप्लाई चेन में इंटरप्शंस ना हो। ये ना हो कि आपकी पता लगा इन्वेंट्री कहीं और पड़ी, सप्लाई चेन कहीं और है। उससे क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाती है, और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है तो देन इट वुड ओवरऑल हर्ट द सप्लाई चेन, यानी सप्लाई चेन को अफेक्ट करती है और नेगेटिव इफेक्ट देती है। क्या होती है, फिर नेगेटिवली इफेक्ट करती है। तो जब भी वो नेगेटिवली इफेक्ट करती है तो दैट मीन सप्लाई चेन मस्ट बी मेजर्ड इन द मैनर दैट शुड बी इन द पैटर्न, के उसी पैटर्न में मैयर हो जिसमें वो पैटर्न में होनी चाहिए या उसी पैटर्न पे हमारे पास नजर आनी चाहिए। तो क्या है, इन्वेंट्री इज रॉ मटेरियल कंपोनेंट पार्ट्स वर्क इन प्रोसेस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स, वर्क इन प्रोसेस भी हो सकती है, फिनिश प्रोडक्ट्स भी हो सकती है, दैट आर हेल्ड एट अ लोकेशन इन सप्लाई चेन, जो एक सर्टन लोकेशन इन सप्लाई चेन पे हेल्ड की जाती है और उसी की बेस पे मैयर करके आगे लेकर जाया जाता है कि हमें इसे कैसे और किन बेसिस पे मैयर करके आगे लेकर आने। तो दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री वर्क्स। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, अभी हमने इसे और डिटेल में डिस्कस कर दिया कि व्हाट इज मेंट बाय व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की मेजरमेंट करें तो हमें क्या कहेंगे और उसे हम कैसे मेजर करते जाएंगे। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री। व्हाई डू वी केयर, हम क्यों इन्वेंट्री का ख्याल करें, क्या वजह है, क्यों इसमें ऐसी इंपॉर्टेंस क्या है कि हम इन्वेंट्री को देख रहे हैं। ना देखें, क्या पता इसकी कॉस्ट इस चीज की ज्यादा पड़ रही हो कि हमें पता लगे कि इन्वेंट्री है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हम उसकी कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ये कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग काफी हाई है या काफी ज्यादा इंक्रीज कर रही है। तो हमने वो देखना है कि कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग हमारे पास कितनी है और कैसे एग्जिस्ट कर रही है। एट द मैक्रो लेवल इन्वेंट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट एसेट, यानी याद रखिएगा इन्वेंट्री क्या है, इज अ वेरी बिगेस्ट
कॉर्पोरेट एसेट्स, कॉर्पोरेट एसेट्स में से आ रही हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री कॉस्टिंग क्या है। देखिए कॉर्पोरेट एसेट मींस कि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एसेट जिसके थ्रू आपकी कॉर्पोरेशंस वर्क कर रही होती हैं। क्या कर रही होती हैं? आपकी कॉर्पोरेशंस वर्क कर रही होती हैं और उसी के थ्रू आपको आइडेंटिफाई कर रही होती हैं। इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इस कंट्री है currently over $125 trillion US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने जब डाटा कलेक्ट किया तो उन्हें पता लगा कि इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कितनी हुई हुई, ऑलमोस्ट 1.25 ट्रिलियन US डॉलर्स की। दिस फिगर अमाउंट टू ऑलमोस्ट 25% ऑफ जीडीपी, जो कितना बनता है 25% ऑफ यूएस जीडीपी। किसकी बात करें? यूएस। इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर एफिशिएंसी इंक्रीज बाय कंट्रोलिंग इन्वेंट्री, यानी इनॉर्मस पोटेंशियल इंक्रीजेस फॉर इन्वेंट्री इंक्रीज बाय कंट्रोलिंग इन्वेंट्रीज। कि अब जब आप इन्वेंट्री को क्लोज करते हैं तो आपका इनॉर्मस पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है, यानी वो पोटेंशियल आपका बढ़ जाता है या इंक्रीज कर जाता है। तो दैट मीन्स दैट इज द मैक्रो लेवल टॉक के व्हाई वी केयर अबाउट द इन्वेंट्री। तो हमें पता लगा कि ये दीज आर द इंपॉर्टेंस बिहाइंड द इन्वेंट्री की, ये हमारे पास इंपॉर्टेंस है जो हमारे पास इन्वेंट्री की वर्क कर रही होती है, जिसपे हमारे पास इन्वेंट्रीज वर्क कर रही होती हैं, जिसपे हमारे पास इन्वेंट्रीज की बेसिस सामने नजर आ रही होती हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स एट मैक्रो लेवल। किसकी बात करें? एट मैक्रो लेवल। एट फर्म लेवल, सेल्स ग्रोथ, राइट इन्वेंट्री एट द राइट टाइम एट राइट प्लेस एट द राइट टाइम। यानी सेल्स ग्रोथ होती है जब आपके पास राइट इन्वेंट्री हो, राइट प्लेस पे हो, राइट टाइम पे हो। राइट इन्वेंट्री, राइट प्लेस एट राइट टाइम। कॉस्ट रिडक्शन क्या है जी? लेस मनी टाइड अप इन इन्वेंट्री, लेस मनी जो है टाइड अप है इन्वेंट्री के साथ, इन्वेंट्री के साथ जो है कम इन्वेंट्री जो है वो टाइड अप है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री एब्सोल्यूट्स, यानी कि आपके पास कहें जी कॉस्ट रिडक्शन कैसे हो कि लेस मनी टाइड अप टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड एब्सोल्यूंस, कि आपकी कम से कम पैसा फंसा हो इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री, जो कि लीड लेके आए टूवर्ड्स द इन्वेंट्री मैनेजमेंट या एब्सोल्यूंस। किसकी तरफ लेके जाए? एब्सोल्यूंस की तरफ जाए, टूवर्ड्स द higher profit, and that leads to the cost reduction leads to the higher profit। किसकी तरफ लेके जाएगी वो? towards the higher profit, and that is the basic factor when we talk about at firm level। किसकी बात करते हैं हम? एट फर्म लेवल की बात करते हैं तो ये हमारे पास बेसिक चीज आती है जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास फर्म लेवल पे एग्जिस्ट कर रही है या एग्जिस्ट करती है। तो दैट इज माय एट फर्म लेवल मेजरमेंट्स। क्या आ रही है हमारे पास? एक तरह से एट फर्म लेवल मेजरमेंट्स आ रही है कि एक फर्म लेवल पे हमने कैसे और किन बेसिस पे मेजरमेंट्स को आगे लेकर चलना है या आगे लेकर आना है। सो दैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या आ गई? एक तरह से एट फर्म लेवल चल रही है। क्या चल रही है? एट फर्म लेवल चल रही है और फर्म लेवल को ही हम आगे लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ आ गई, राइट इन्वेंट्री एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, कॉस्ट रिडक्शन, लेस मनी टाइड अप इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड एब्सोल्यूट्स, एंड दैट लीड्स टू द हायर प्रॉफिट। किसकी तरफ लेके जाएगा? टूवर्ड्स द हायर प्रॉफिट। के प्रॉफिट हमारे पास कितना ओवर एंड अबव या ज्यादा की तरफ आ रहा है, यानी हाउ मच प्रॉफिट इज ओवर एंड अबव एंड हाउ मच प्रॉफिट इज ऑन द हायर साइड। कि कितना हमारे पास प्रॉफिट है जो हायर साइड पे या अबव साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि वी कैन से कि हमारे पास कितना है वो हमारे पास अबव की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है या ज्यादा की तरफ एग्जिस्टेंस की तरफ जा रहा है या ऐसे जाना चाहिए। सो दैट इज नोन टू बी एज एट फर्म लेवल। और उसी के बाद हमने कहा जी हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है, एंड देन वी हैव डन विद दिस एंड एट द फर्म लेवल। ये हमारे पास एक तरह से फर्म लेवल पे एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ आ गया, राइट इन्वेंट्री एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, कॉस्ट रिडक्शन, लेस मनी टाइड अप इन द इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड एब्सोल्यूट्स, यानी कि इन्वेंट्री में लेस मनी टाइड अप है एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड एब्सोल्यूट्स लेके जाएगा किस तरफ? टूवर्ड्स हायर प्रॉफिट। किस तरफ लेके जाएगा? टूवर्ड्स हायर प्रॉफिट। Why do we care? Each solitron। अब यहाँ पे हमें एक केस हमने पहले भी डिस्कस किया था, उससे हम दोबारा देखेंगे ताकि आपको पता लग जाए ये केस क्या था। Each Solitron, a big customer which includes Cisco, Ericsson and Lucent was expecting explosive growth for the wireless phone and networking gear। यानी क्या वो each of Solitron big customer which includes Cisco, Ericsson and Lucent were expecting explosive growth in the wireless phones and networking. When the bottom finally fells out, it was too late for Solitron to halt orders from all of its 4,000 suppliers. Now Solitron has a 4 million of inventory। जब आपको पता लगा Solitron को कि हाँ जी इनकी जो ओवरऑल मार्केट है आपके पास जो फोन्स की उसमें वायरलेस फोन्स बढ़ने लगे, उसने ऑलरेडी इन्वेंट्री अपने पास इकट्ठी कर ली क्योंकि वो अपने किसी भी सप्लायर को या कस्टमर को ना नहीं करना चाहता था। सो उसने अपनी इतनी ज्यादा इन्वेंट्री इकट्ठी कर ली कि वो 4 बिलियन ऑफ इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। कितनी पड़ी थी? 4.7 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेंट्री पड़ी थी। व्हेन पाम फॉर्मली रिपोर्टेड इट्स क्वार्टरली नंबर इन जून, द डैमेज वाज ग्रूसम। यानी जब उसने अपने इसी इन्वेंट्री के साथ जब अपने स्केल्स दिखाए या अपनी रिपोर्ट्स दिखाई तो वो डैमेज बहुत ज्यादा सामने उभर के नजर आ गया।
Its losses total 392 million. कितने losses उसके आ रहे हैं? 392 million. A big chunk of which was attributed to writing down excess inventory. यानी काफी सारी excess inventory तो थी जिसने write down कर दी थी. Piles of unsold devices और piles of unsold devices पड़े हुए थे. Legend said its unexpected earnings decline is the consequence of higher than anticipated excess inventory. यानी anticipation of inventory से काफी ज्यादा आपने inventory को manage किया हुआ था या ज्यादा inventory नजर आ रही थी. तो इसका मतलब है that is the case when we are not controlling the inventory. कि जब भी आप inventory को control नहीं करेंगे तो ये सारे consequence नजर आएंगे because these consequences are dependent on that thing. यानी ये कॉन्सिक्वेंसेस सारे उस चीज पे डिपेंडेंट होते हैं और उसी पे डिपेंडेंसी को ही आगे लेकर चल रहे होते हैं. तो मींस जब भी हम बात करेंगे कि कॉन्सिक्वेंस के तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे होते हैं. देखिए कॉन्सिक्वेंस है ना कि आपने इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं की, आपने जस्ट एक थॉट में आपने बहुत सारी चीजें खरीद ली, आपने वायरलेस फोन खरीद लिए 4.7 बिलियन के, फिर आपको पता है कि आपके कस्टमर लेने भी नहीं, तो आपने राइट डाउन करना शुरू कर दी. क्या कर दी आपने? राइट डाउन भी करना शुरू कर दिए. और यही लॉसेज होते हैं कि जब आपने इन्वेंट्री को कंट्रोल नहीं किया हो, जब आप इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं करते. तो ये नॉर्मली इट हैपन्स, ये हो जाता है कि जिसमें आपके पास ये कंट्रोल्स आउट हो जाते हैं और ये कंट्रोल्स आपके कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं. दैट मीन्स यू आर नॉट बीइंग ऑन द कंट्रोलर साइड, यू आर ऑन द सेम सिमिलर साइड. उसी साइड पे देख रहे होते हैं जिस साइड पे आप एग्जिस्ट नॉर्मली कर रहे होते हैं, या आप उसे देख रहे होते हैं किस साइड पे हमें जाना है और किस साइड पे हमें नहीं जाना. तो ये दैट इज द स्टोरी ऑफ सॉलिट्रॉन, कि जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने सप्लायर को खुश करने के लिए विदाउट देखे फोन्स की बहुत बड़ी इन्वेंट्री रख ली थी, जिसे फर्दर फॉल आउट के बाद नुकसान हुआ और वो कंपनी ने प्रॉफिट की जगह भारी लॉसेस शो करना शुरू कर दी. क्या कर दिए? भारी लॉसेस शो करना शुरू कर दिए, जिससे हमारे पास लॉसेस की रेशो बढ़ गई, कि उससे हमारे पास लॉसेस जो है वो इंक्रीज कर गए. हाउ डू यू मैनेज योर इन्वेंट्री? हाउ मच यू डू बाय when सोडा, मिल्क, टॉयलेट पेपर, गैस, सीरियल एंड कैश. अब मैं अगर बात करूं कि हम लोग कैसे इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, मैं कहूंगा हाँ जी मिल्क है, हमने तो सबने यूज करना, ऐसा करो पूरे साल का मिल्क आज ले आओ. इज इट माई राइट डिसीजन? क्या ये मेरा सही डिसीजन होगा? डेफिनेटली नहीं होगा. मुझे पता है कि भाई 2 दिन तो यूज होगा दूध, उसके बाद वो दूध खराब हो जाएगा. तो दैट मीन्स इन्वेंट्री को उसी हिसाब से रखें जब तक उसकी वैल्यू बरकरार है. जब तक उसकी वैल्यू बरकरार रहेगी तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. सेम गोज विद द टॉयलेट पेपर. किसके साथ जाता है ये? टॉयलेट पेपर. ये जरूरी नहीं है कि मैं कहूँ जी टॉयलेट पेपर मैं पूरे साल का खरीद लूँ, क्योंकि ला तो दूंगा, लेकिन अगेन उसे मैं रखूंगा कहाँ, किधर मैनेज करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा. दैट सेम गोज विद द सोडा, दैट सेम गोज विद द गैस. गैस के साथ भी कुछ ऐसी ही चीजें जाती हैं और इसी तरह की चीजें आइडेंटिफाई हो रही होती हैं कि ये हमारे पास गैसेज इन्वॉल्व हैं और गैसेज इसी तरह ही हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं. तो यहाँ पे और थर्ड थिंग इज द सीरियल्स भी आप पूरे साल का नहीं ला सकते. आपको पता है एक्सपायरी डेट्स होती हैं, एक्सपायरी डेट के हिसाब से वो अपनी जो मेन वैल्यूज हैं उनसे हट जाता है. क्या हट जाता है? उससे हट जाता है, या उनसे यू कैन से सेपरेट हो जाता है, या सेपरेट होकर अलग नजर आना शुरू हो जाता है. दैट इज हाउ दे आर बीइंग मेजर्ड. कैश डेफिनेटली यू कैन से एक्सेस में कैश रखेंगे तो थेफ्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे, बहुत कम रखेंगे तो आपकी जरूरियात पूरी नहीं होंगी. तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी इन्वेंट्री ऑन अ वेरी प्लॉजिबल मैनर, कि जितना आपके पास प्लॉजिबल रहेगा, यानी कि जितना आपके पास मुनासिब क्वांटिटी रहेगी उतनी बेहतर है. तो इन्वेंट्री या तो बहुत जीरो नहीं होनी चाहिए या बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इन बोथ केसेस द लॉसेज आर मोर. सो इट शुड बी मेंटेन्ड और इट शुड बी एडजस्टेड इन अ वेरी प्लॉजिबल मैनर, कि जितना हमारे पास प्लॉजिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है उतनी प्लॉजिबिलिटी है. सो दैट मीन्स हाउ डू यू मैनेज द योर इन्वेंट्री, हाउ मच डू यू बाय, यानी जितनी आपके पास आप कितनी बाय करेंगे और उसे मैनेज हमने किस तरह से करनी है और किन बेसिस पे हम उन्हें मेजर करेंगे. हाउ वी आर गोइंग टू मेजर एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई देम, कि हमने उन्हें किस तरह से मेजर करना है और किस तरह से आइडेंटिफाई करके फर्दर आगे लेकर चलना है. दैट वी आर गोइंग टू सी फर्दर कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं और हमने इनमें किन चीजों को सामने रखते हुए ये चीज को देखना है. तो दैट मीन्स कि हमने इन्वेंट्री को ना तो बहुत अबव साइड पे लेके जाना है, बहुत लोअर साइड पे भी नहीं लेके जाना. एंड दैट यू कैन हैव अ एग्जांपल फ्रॉम योर ओन हाउस होल्ड, क्योंकि ये हाउस होल्ड की चीजें और हाउस होल्ड आपको सबसे अच्छा गाइड करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट योर इन्वेंट्री मैनेजमेंट. What do you consider? Cost of not having it, कि अगर मैं ये इन्वेंट्री का पार्ट ना खरीदूं तो मुझे क्या कॉस्ट पड़ेगी. कॉस्ट ऑफ गोइंग टू ग्रोसरी एंड गैस स्टेशन एंड कॉस्ट ऑफ ड्राइंग. साथ ये भी देखूंगे हाँ जी कॉस्ट कितनी पड़ रही है. कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड स्टोरिंग, लॉस इंटरेस्ट,
price or discount, that is again there, and how much you consume, that is the major question. Some safety against uncertainty must be there. ये some safety भी होनी चाहिए, that must be against uncertainty. जो किसके against होनी चाहिए? Uncertainty के against होनी चाहिए, जो uncertainty के against को सामने लेकर चले. तो कॉस्ट ऑफ नॉट हैविंग इट, पहली चीज के बारे में, अगर मैं ये चीज नहीं होगी तो व्हाट इज द कॉस्ट आई एम गोइंग टू बियर? कॉस्ट ऑफ गोइंग टू ग्रोसरी और गैस स्टेशन, तो उसकी कॉस्ट क्या लगेगी? अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा है तो आई वुड ट्राई टू ब्रिंग मोर एंड मोर, try to bring more and more items और more and more quantity, ताकि वो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है या ऑर्डर लाने ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो जीरो हो जाए. क्या हो जाए? वो जीरो हो जाए, ताकि हमारे पास जो ऑलरेडी चीजें पड़ी हुई हो. लेकिन अगेन द थिंग इज दैट कि क्या वो चीजें पेरिशेबल है कि नहीं है. अगर पेरिशेबल है तो यू कांट डू दैट, लेकिन अगर पेरिशेबल नहीं है तो यू कैन डू दैट, कि ये आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं. दैट इज कॉस्ट ऑफ ड्रॉइंग मनी. कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड स्टोरिंग लॉस इंटरेस्ट, दैट इज अगेन बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. प्राइस डिस्काउंट आते हैं. क्या चीज आती है हमारे पास? प्राइस डिस्काउंट सारे होते हैं. कि प्राइस डिस्काउंट क्या है? हाउ मच यू कंज्यूम, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आप उसमें कितना कंज्यूम करते हैं या कितना कंज्यूम आप कर सकते हैं. दैट गाइड्स यू, ये आपको गाइडेंस देती है कि आपके पास कितनी क्या वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं और किस तरह से ये वैल्यूज आपको फर्दर आगे लेकर चलेंगी. सो दीज आर द थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट टू कंसिडर. दैट इज कॉस्ट ऑफ नॉट हैविंग, अगर नहीं खरीदें. कॉस्ट ऑफ गोइंग टू ग्रोसरी क्या है? कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, स्टोरिंग एंड लॉस इंटरेस्ट. प्राइस डिस्काउंट, प्राइस डिस्काउंट कितना मिलेगा अगर मैं ज्यादा बल्क में इन्वेंट्री को लेके आऊंगा. और कॉस्ट ऑफ हाउ मच यू कंज्यूम, कि कितना आप कंज्यूम कर सकते हैं और कितना करना चाहिए. सम सेफ्टी अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, सम सेफ्टी अगेंस्ट अनसर्टेनिटी दैट मस्ट बी देयर, यानी सम सेफ्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए दैट अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी, के जो हमारे अनसर्टेनिटी को देखे या आंसर करके आगे लेकर आए. ओके जी, नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आने लगी है दैट इज ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. क्या चीज आ रही है हमारे पास? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में अगर देखें तो पहली चीज आती है होल्डिंग कॉस्ट, सेकंड आती है ऑपरेशनल कॉस्ट. क्या आती है हमारे पास? होल्डिंग कॉस्ट, एंड सेकंड आती है हमारे पास ऑपरेशनल कॉस्ट. क्या ऑपरेशन कॉस्ट हमारी कितनी एग्जिस्ट कर रही है और कैसे एग्जिस्ट कर रही है. फिजिकल होल्डिंग कॉस्ट, किसकी बात करें? फिजिकल होल्डिंग कॉस्ट. आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस फॉर स्टोरिंग इन्वेंट्री. कि जब आप फिजिकल होल्डिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस फॉर स्टोरेज इन्वेंट्री, यानी कि स्टोरिंग के लिए हमें बाहर ज्यादा इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, वेयर हाउस रेंटल्स, तो ये सारे के सारी क्या आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस हैं, जिसे हम कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट. और इनको मेजर किया जाता है कि ये कौन कौन से कॉस्ट है. ऑल कॉस्ट दैट मे बी एंटेल्ड बिफोर यू सेल इट, और कोई भी ऐसी कॉस्ट जो उसके बिकने से पहले एंटेल हो गई है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कॉस्ट. तो दैट इज बोथ इंक्लूड्स इन द फिजिकल इन होल्डिंग कॉस्ट. क्या कहलाएगा ये? फिजिकल होल्डिंग कॉस्ट के फिजिकल होल्डिंग कॉस्ट है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, फॉरगॉन रिटर्न ऑन फंड्स इन्वेस्टमेंट, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है? फॉरगॉन रिटर्न ऑन द फंड्स इन्वेस्टमेंट. लास्ट टाइम मैंने जब बात की थी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैंने एक्सप्लेन किया था. क्या कहा था मैंने? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज समथिंग व्हेन वी टॉक अबाउट कि जब हमने इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री में की, अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट को कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या रिटर्न आता है? जो वो रिटर्न आता है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी हमने फोरगो कर दी है, वो नहीं ली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. तो हमारी ट्राई ये होती है कि हमारे पास एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जितनी वैल्यूज ज्यादा नजर आ जाए. क्या आ जाए हमारे पास? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जितनी ज्यादा वैल्यूज हमारे पास नजर आ जाएं या आइडेंटिफाई हो जाएं. ऑपरेशनल कॉस्ट कौन कौन सी थी? डिले इन डिटेक्शन ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम, डिले इन डिटेक्शन ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स, डिले इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट. डिले क्या किस में करते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट. एंड इंक्रीज थ्रूपुट टाइम, किस में करते हैं? इंक्रीज थ्रूपुट टाइम. तो डिले इन डिटेक्शन ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम, डिले इन डिटेक्शन ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम, कि डिले कितना आना है डिटेक्शन ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम में. एंड डिले इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, या फिर क्या करें? डिले कर दें इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, के जो हमारे पास इंट्रोडक्शन आ रहा है न्यू प्रोडक्ट का वो हम आगे फर्दर और उससे फर्दर एक्सटेंड कर दें और उससे आगे ले जाएं. नेक्स्ट चीज है जी इंक्रीज थ्रूपुट टाइम्स. क्या चीज हम इंक्रीज करते हैं? इंक्रीज ऑफ थ्रूपुट टाइम, की जो हम लोग कहें कि हाँ जी कितना इंक्रीज है थ्रूपुट टाइम का, तो वो हमें बता रहा हो कि कितनी हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सिस्ट कर रही है. नाउ द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेंट्री. अब किसकी तरफ हम मूव करें? टुवर्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेंट्री. के इन्वेंट्री के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं और उसमें बेनिफिट्स में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं. तो हाँ, हेज अगेंस्ट अनसर्टन डिमांड. पहली चीज क्या आती है? हेज अगेंस्ट अनसर्टन डिमांड. क्या अनसर्टन डिमांड की हेजिंग क्या है? हेज अगेंस्ट अनसर्टन सप्लाई and economize the ordering cost and smoothing. To summarize, we built a keep inventory in order to match supply and demand in order to meet the in the most effective way. किसमें आते हैं? In most effective way. तो to
to summarize, we build and keep inventory in order to match supply and demand in most cost effective way, कि हम लोग ताकि उसे cost effective way में supply and demand को manage कर सकें। क्या कर सकें हम? supply and demand को manage कर सकें in most cost effective way। किसमें कर सकें? in most cost effective way में हम supply and demand को manage कर सकें, कि हम लोग कहें हाँ जी supply and demand कुछ इस तरह से workout कर रही है या कर रही होती है। That is known to be as your supply and demand, कि हमारे पास supply and demand कुछ इस तरह से workout कर रही होती है। So these are known to be as a benefits of inventory, के benefits of inventory को हमने ये चीज को देखना है। तो hedge against uncertain demand, क्या चीज आ गई पहली? hedge against uncertain demand, hedge against uncertain supply, यानी hedge against uncertain demand तो है ही है, hedge against uncertain supply भी exist कर रही है। इकोनोमाइज ऑन ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या करें हम? इकोनोमाइज कर दें ऑन ऑर्डरिंग कॉस्ट को, और साथ ही हम स्मूथिंग को लेकर चलें। किसको लेकर चलें? हम स्मूथिंग को लेकर चलें। और यहीं पे है कि यानी दैट इज इन्वेंट्री नॉट टू मैच सप्लाई एंड डिमांड, यानी कीप इन्वेंट्री करें टू इन ऑर्डर टू मैच सप्लाई एंड डिमांड इन मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे। किसमें कर सकें? इन मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे में, कि जितनी हमारी कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही है हम उसी कॉस्ट इफेक्टिव वे में उसकी मेजरमेंट्स को लेकर आगे चलेंगे। हाँ जी, हमारे पास इतनी मेजरमेंट्स हैं और इसी के हिसाब से हमने इसे आगे लेकर चलना है। मॉडलिंग इन्वेंट्री इन सप्लाई चेन, जब सप्लाई चेन की बात होती है तो इन्वेंट्री कुछ इस तरह से मॉडल हो रही होती है। अब देखें यहाँ पे क्या है, सप्लायर है, सप्लायर से जब इन्वेंट्री निकली है तो यहाँ पे सीधा वेयर हाउस गई, वेयर हाउस से रिटेलर, रिटेलर से एंड कस्टमर्स को जाएगी। किसको जाएगी? वो एंड कस्टमर्स को जाएगी, और वो वहीं पे गाइड करेंगे कि हमारे पास कितनी क्या वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं और हमने इसे कैसे मेजर करना है। तो सप्लायर, वेयर हाउस, रिटेल, कस्टमर्स, यानी कि सप्लायर से सीधा वेयर हाउस जाएगी, वेयर हाउस से सीधा रिटेल जाएगी, एंड रिटेल से सीधा कस्टमर जाएगी। देखें किसी को दो लग रहे हैं सप्लायर, किसी को 3 सप्लायर लग रहे हैं, किसी को 2 हैं, किसी को 2 हैं। यहाँ से किसी को 2 निकल रहे हैं, यहाँ से किसी को 2, ये 2 और यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1। तो दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास सप्लायर की तरफ जा रही है, सप्लायर से इन्वेंट्री बन के टूवर्ड्स वेयर हाउस जा रही है, वेयर हाउस से टूवर्ड्स किस तरफ जा रही है? टूवर्ड्स द रिटेल जा रही है। किस तरफ जा रही है? टूवर्ड्स द रिटेल जा रही है, और रिटेल जा रही है तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे कहेंगे कि ये हमारे पास जो है दैट इज एंड कस्टमर। अब किसी में से 2 हैं, किसी में से 3 है, किसी में 4 है, बट इफ द क्वालिटी इज स्टैंडर्डाइज तो यहाँ पे इस चीज को इशू में नहीं बनेगा या इसका इशू नहीं बन सकता। तो सप्लायर, वेयर हाउस, रिटेल्स दैट एग्जिस्ट, सप्लायर भी एग्जिस्ट कर रहा है, वेयर हाउस भी एग्जिस्ट कर रहा है और रिटेल्स भी है, एंड द एंड यूजर इज द कस्टमर। कौन है इसका? इनका एंड यूजर, दैट इज एंड यूजर इज द कस्टमर। क्या चीज हमारे पास? एंड यूजर इज द कस्टमर। जो कस्टमर है वो इसको गाइड करेगा और इसको फर्दर आगे लेकर जाएगा या इसको फर्दर प्रोसीड करेगा। होम डिपोट्स की एग्जांपल देखिएगा। आवर इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ अप टू 35,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, होम इम्प्रूवमेंट सप्लाईज एंड लॉन गार्डन प्रोडक्ट्स। वी currently offers thousands of products in the online store. We offer approximately 250,000 more products through our special service, special order services. यानी किसके थ्रू करते हैं? थ्रू स्पेशल ऑर्डर सर्विसेज के थ्रू, कि जो हमारे पास स्पेशल ऑर्डर सर्विसेज हैं आप उसके थ्रू ही इसको मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं या इसकी मेजरमेंट्स को आगे फर्दर आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्या क्या मेजरमेंट्स आ सकती हैं। तो आवर देखें, अगेन देखें दोबारा, आवर इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ अप टू 35 different kinds of building material, home, depot, supplies and lawns. We currently offer thousands of products in our online stores. We offer approximately 250,000 more products through our special ordering services. यानी 250,000 products on our special ordering service that exists. So that is the example of Home Depot, जिसमें हमें ये बता रहा है कि हमने कैसे मैनेज किया हुआ इन्वेंट्री को, और इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे तो चीजें ऑन ऑर्डर आती हैं, वरना वो ऑन ऑर्डर नहीं आती। सो दैट मीन्स दैट इज नोन टू बी एज अ होम डिपो। क्या कहलाएंगे इसे हम? होम डिपोट की एग्जांपल है जो हमने फर्दर डिस्कस की है, ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरह से ये एग्जांपल्स वर्क करती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री मॉडल्स हैं। क्या आते हैं हमारे पास? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री मॉडल्स। पहला इज नोन टू बी एज अ मटेरियल मल्टी पीरियड मॉडल, एंड अदर वन इज नोन टू बी एज अ सिंगल पीरियड मॉडल। क्या आएगा हमारे पास? सिंगल पीरियड मॉडल एंड मल्टी पीरियड मॉडल। मल्टी पीरियड का मतलब है रिपीटेड बिजनेस, मल्टीपल ऑर्डर, रिपीटेड बिजनेसेस एंड मल्टीपल ऑर्डर के जो हमारा बिजनेस है उतना ही हम दिखाएं उसे। सिंगल सेलिंग सीजन, सिंगल ऑर्डर, तो दैट इज अगेन बीइंग अ पार्ट कि आपको कहेंगे दीज आर द इन्वेंट्री मॉडल्स, कि क्या हमारे पास इन्वेंट्री मॉडल्स है जिसके थ्रू हम इसे लेकर आगे चल रहे होते हैं या जिसको हम आइडेंटिफाई करके आगे चलते हैं। तो दैट देयर आर टू केसेस, वन इज नोन टू बी एज अ मल्टी पीरियड मॉडल एंड सिंगल पीरियड मॉडल। क्या कहेंगे हम?
मल्टी पीरियड मॉडल एंड सिंगल पीरियड मॉडल की हमारे पास सिंगल पीरियड मॉडल कितनी है और मल्टी पीरियड मॉडल कितनी है, एंड सिंगल सेलिंग सीजन एंड सिंगल ऑर्डर, यानी जब हमारे पास सिंगल सीजन हो सेलिंग का और सिंगल ऑर्डर ही हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा हो और उसी के थ्रू हम इसकी वैल्यूएशंस को आगे लेकर चल रहे हों। मल्टी पीरियड मॉडल से स्टार्ट करेंगे, किधर से स्टार्ट करेंगे, मल्टी पीरियड मॉडल से स्टार्ट करेंगे कि मल्टी पीरियड मॉडल हमें क्या कहता है इसके बारे में और व्हाट इज द स्टांस बिहाइंड इट, यानी उनका स्टांस क्या है। तो यहाँ पे देखें तो सप्लायर है, सप्लायर ऑर्डर्स एंड ऑन हैंड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कम होगी दे ऑर्डर द सप्लायर कि ताकि हमारे पास इन्वेंट्री फिलअप हो। हाउ ऑफन टू रिव्यू, व्हेन टू प्लेस एन ऑर्डर, हाउ मच टू रिव्यू ऑर्डर एंड हाउ मच स्टॉक्स टू कीप, यानी कितने स्टॉक्स हैं जो हमारे पास कीप होते हैं। तो की क्वेश्चन में क्या आते हैं, हाउ ऑफन टू रिव्यू, कितने ऑफनली हम रिव्यू करते हैं, व्हेन टू प्लेस एन ऑर्डर, कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, हाउ मच टू ऑर्डर, कितना ऑर्डर करना चाहिए, एंड हाउ मच स्टॉक्स टू कीप, कि हमारे पास कितना स्टॉक हमें अपने पास बचा के रखना चाहिए या जो हमें स्टॉक आगे फर्दर दरकार होगा या हमें फर्दर आगे रिक्वायर्ड होगा। तो दैट मस्ट बी इन द फॉर्म कि हमें पता हो कि हमने क्या करना है और उसी की बेस पे हम कहेंगे कि दैट इज द केस, जिसको हमें नहीं आता दैट इज बीइंग यूज्ड, यानी इन दिस फॉर्म हमने कहा था उसे यूज करना चाहिए। दैट इज की क्वेश्चन है, हाउ ऑफन टू रिव्यू, व्हेन टू प्लेस एन ऑर्डर एंड हाउ मच टू ऑर्डर एंड हाउ मच स्टॉक टू कीप, यानी व्हेन टू व्हाट टू रिव्यू, ऑर्डर ऑर्डर प्लेस ऑर्डर है, हाउ मच टू ऑर्डर एंड हाउ मच स्टॉक टू कीप, यानी कितना स्टॉक है जो हमें कीप करना चाहिए, हमारे पास कीप कर रहा है। अब जब हम बात कर रहे हैं की क्वेश्चंस की, तो की क्वेश्चंस जो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज नोन टू बी एज एन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड अदर वन इज नोन टू बी एज अ होल्डिंग कॉस्ट। की ऑर्डरिंग कॉस्ट भी एग्जिस्ट कर रही है और साथ ही हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रही है, होल्डिंग कॉस्ट भी एग्जिस्ट कर रही है। ऑर्डरिंग कॉस्ट एग्जिस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट ऑल्सो एग्जिस्ट, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो है ही है, साथ में हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट भी एग्जिस्ट कर रही है कि होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास कितनी है। ऑर्डरिंग मींस हाउ मच कॉस्ट इन्वॉल्व इन मेकिंग द ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट हाउ मच कॉस्ट दैट इज नीडेड टू बी होल्ड, कि जितना हमें होल्ड करना चाहिए। मल्टी पीरियड मॉडल द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो पहला मल्टी पीरियड मॉडल आता है दैट इज नोन टू बी एज अ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या आता है हमारे पास, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आता है और उसी के हिसाब से हम इसकी वैल्यूएशंस को आगे लेकर चलते हैं। तो डिमांड इज नोन एंड डिटरमिनिस्टिक, दीज आर द अजम्पशंस। अब ये क्या है हमारे पास, ये सारी की सारी अजम्पशंस हैं। That is the unit per year. We all know ordering cost as an immediate replenish of annual ordering costs, annual cost of inventory in H per unit, average cost of inventory in H per unit, and purchasing cost C per unit. क्या आ गया हमारे पास, purchasing cost C per unit. That is again that is known to be as your purchasing cost. That is C per unit. C for कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस पर यूनिट की कितना हमारे पास कॉस्ट पड़ी है, दैट इज पर यूनिट। वही हमें गाइड करेगा कि हमें किस तरफ और किस लेवल पे जाना चाहिए एंड देन वी मूव फर्दर कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है। तो डिमांड इज नोन एंड डिटरमिनिस्टिक, डी वी ऑल नो ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड इमीडिएट रिप्लेनिशमेंट। द एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इज एच पर यूनिट एंड द परचेजिंग कॉस्ट इज सी पर यूनिट। अब यहाँ पे एनुअल होल्डिंग कॉस्ट फॉर एवरेज इन्वेंट्री, अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि एवरेज इन्वेंट्री इज एच पर यूनिट, तो उसके बाद वो डिनोशंस में इशू आ जाता है। क्या हो जाता है वहाँ पे, डिनोशंस में इशू आ जाता है, देन देयर वुड बी ए प्रॉब्लम। यानी डिनोशंस जो हमने आगे उसी को देखना है और उन्हीं को देखकर हमने फर्दर आगे लेकर आइडेंटिफाई करना है। तो दैट इज नोन टू बी एज अ मल्टी पीरियड मॉडल। और उसमें जो पहला मॉडल हमारे सामने आता है दैट इज अगेन दैट इज आर बेसिक पर्पस, और जिसे हम कहेंगे कि दैट इज आर यू कैन से मॉडल फॉर द इन्वेंट्री दैट वी हैव फर्स्ट स्टडीड, जो हमने सबसे पहले स्टडी किया था। व्हाट इज ऑप्टिमल क्वांटिटी टू ऑर्डर, की क्या ऑप्टिमल क्वांटिटी है ऑर्डर की। तो टोटल कॉस्ट में क्या आता है, परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट। पहले ये नहीं आता था, पहले एक सिंगल आता था। क्या आता था, पहले एक सिंगल आता था। पहले ये चीज नहीं आती थी कि मैं कहूँ जी परचेजिंग कॉस्ट सेपरेट है और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेपरेट है, बस वो कहते थे एक है इन्वेंट्री कॉस्ट और उसी को हम लोगों ने आगे लेकर परसू करना है। यानी इन अदर वर्ड, यानी कि यूं समझ लें कि जैसे हमें इन्वेंट्री कॉस्ट मींस दैट इट इज बीइंग द कॉस्ट ऑफ दैट इज बियर्ड बाय द इन्वेंट्री, नॉट द बेसिक प्रोडक्ट ऑफ द इन्वेंट्री। या आप बेसिक प्रोडक्ट ऑफ इन्वेंट्री की बात करें। परचेज कॉस्ट आ गई है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई है, इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई है एंड इन्वेंट्री कॉस्ट हमने यहाँ देख ली। एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट, ये आ गई हमारे पास। ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, that is number of orders into cost per order, and the purchasing cost, total cost into cost per unit. Purchasing cost is equal to
टोटल कॉस्ट अप इनटू कॉस्ट पर यूनिट, कि जितना हमारे पास टोटल कॉस्ट है उतनी ही कॉस्ट पर यूनिट हमने आगे लेकर जानी है या आगे लेकर आइडेंटिफाई करेंगे। तो दैट इज टोटल कॉस्ट, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस इन्वेंट्री कॉस्ट, यानी कि दैट इज अगेन परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कॉस्ट। तो these are the items that are being required when we talk about optimal quantity to order, कि उसमें हमें तीनों कॉस्ट जो है उनमें क्लियर फार्मूला और कितनी इवेल्युएशंस की डिटेल्स मिलनी चाहिए। सो दैट इज द परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कॉस्ट, प्रेजेंट कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कॉस्ट। फाइंडिंग द ऑप्टिमल क्वांटिटी टू ऑर्डर, कि हमें कितनी ऑप्टिमल क्वांटिटी होनी चाहिए टूवर्ड्स द ऑर्डर, की ऑर्डरिंग की ऑप्टिमल क्वांटिटी क्या। लेट्स से वी डिसाइड टू ऑर्डर इन बैच ऑफ क्यू, क्या करें हम इन बैच ऑफ क्यू, द नंबर ऑफ पीरियड्स विल बी डी ओवर क्यू, कि डी ओवर क्यू के हिसाब से, तो पीरियड ओवर डी ओवर क्यू है, तो यहाँ पे भी क्यू आ गया हमारे पास, तो टाइम एंड लेंथ इज देयर, दैट इज नोन टू बी एज इन्वेंट्री पोजीशन। अब यहाँ पे द एवरेज इन्वेंट्री फॉर ईच पीरियड इज क्यू डिवाइड बाय 2, सारी बात है 0 से 100 तक देखेंगे तो Q डिवाइड बाय 2 है, तो दैट इज द एवरेज इन्वेंट्री ऑफ पीरियड, दैट एवरेज इन्वेंट्री ऑफ द पीरियड ऑफ फॉर ईच पीरियड, यानी कि एवरेज इन्वेंट्री भी हो फॉर ईच, तो दैट इज Q डिवाइडेड बाय 2। क्या चीज है यहाँ पे, Q डिवाइडेड बाय 2, क्या हमारे पास Q कितना है और डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास कितना आ रहा है। तो दैट इज इन्वेंट्री पोजीशन प्रोवाइड्स ओवर विच डिमांड फॉर Q हैज अकर्ड, एंड दैट इज अगेन द नंबर ऑफ पीरियड्स विल बी, दैट इज D ओवर Q, that is the average inventory for the each period is Q divided by 2, यानी कि average inventory कितनी है, that is Q divided by 2। Finding optimal quantity to order, क्या कर रहे हैं हम, optimal quantity to order, purchase cost निकाली हमारे पास क्या है, D into C, cost से कर लिए D over Q into S and Q over 2 into H, यानी कि Q over 2 into H वो है, D over Q क्या है into S है, क्या है D over Q into S है, और उसी के साथ हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। तो फाइंड द ऑप्टिमल क्वांटिटी टू ऑर्डर है, क्या चीज है ये हमारे पास, फाइंडिंग ऑफ ऑप्टिमल क्वांटिटी टू ऑर्डर, की हमने ऑप्टिमल क्वांटिटी को कैसे मेजर करना है, किन बेसिस पे मेजर करना है। तो उसके लिए हमें 3 कॉस्ट चाहिए थी, परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट। तो दैट इज अगेन बीइंग अ पार्ट, और इसके थ्रू हम लोगों ने इसकी कॉस्टिंग को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, इसी कॉस्टिंग को भी मिनिमाइज कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे हमने दैट इज द पार्ट ऑफ इट। So what is the total cost? So total cost is the mixture of, अब क्या था यहाँ पे जी, purchasing cost, that is again purchasing cost, और next है जी हमारे पास क्या निकाल दिए, that is again, तो यहाँ पे हमारे पास परचेजिंग कॉस्ट है, ये हमारे पास है जी ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये हमारे पास है जी कैरिंग कॉस्ट। क्या आ गया हमारे पास, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ गई, कैरिंग कॉस्ट भी आ गई। ईच एंड एवरी आइटम विल बी डिस्कस्ड इन द सेम मैनर, यानी हमें हर चीज का सामने नजर आ रहा है कि हमने क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है। तो यानी इन तीनों को जब मैं मिलाऊंगा तो ये मेरे पास टोटल आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्या चीज आ जाएगी मेरे पास, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, की टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है और कैसे एग्जिस्ट कर रही है। In order now to find the optimal quantity, we need to optimize the total cost with respect to decision variable. यानी अगर आपने optimal quantity find करनी है तो हम पहले decision optimize कर लेंगे total cost को, किसको optimize कर लेंगे, total cost को with respect to decisions variable, किसकी बेस पे, with respect to डिसीजन वेरिएबल्स, की जो भी हमारा डिसीजन वेरिएबल है हमने उसी हिसाब से इसकी वैल्यूएशंस करनी है। द वेरिएबल वी कंट्रोल एंड अदर वन इज द वेरिएबल वी कंट्रोल, के जो हम कंट्रोल करते हैं। विच वन डिसीजन इज वेरिएबल, कौन सा डिसीजन इनमें से वेरिएबल है। तो अगर इन ऑर्डर टू फाइंड द ऑप्टिमल क्वांटिटी वी नीड टू ऑप्टिमाइज विद द रिस्पेक्ट टू डिसीजंस वेरिएबल द वेरिएबल वी कंट्रोल, तो दैट इज द वेरिएबल वी कंट्रोल। तो हम कहेंगे जी विच वन इज द डिसीजन वेरिएबल, यानी कि क्या हुआ, किसका डिसीजन जो है वो वेरिएबल निकला है। तो दैट डेफिनेटली यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल है जो आप बात कर रहे हैं, कि जिसमें इसमें एग्जांपल भी दी हुई है, तो इसमें काफी सारी चीजें हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं, और अगर एग्जिस्ट कर भी रही हैं तो उसमें एडजस्ट कर रहे हैं, बिकॉज इट्स बीइंग लाइक यू कैन से दैट के यहाँ पे हमने कहना है कि डिसीजन हमने किन बेसिस पे कर रहे हैं। What is the main insight from EOQ? इन EOQ से हमें क्या insight सामने नजर आती है, या क्या insight हमारे सामने नजर आनी चाहिए, कि that is the EOQ। अब गौर से देखें तो होल्डिंग कॉस्ट ऐसी हमने कई दफा बनाई है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसी बनाई है, तो याद रखिएगा इसका रिलेशन हमेशा सही बताएगा, that is again पोर्टफोलियो।
तो दैट इज द पार्ट व्हाट इज द मेन इनसाइट फ्रॉम ईओक्यू के ईओक्यू के से मेन इनसाइट कितना है, तो दैट इज कॉस्ट एंड ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज कॉस्ट ऑर्डर क्वांटिटी। क्या आ रही है हमारे पास, कॉस्ट एंड ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज द मेन इनसाइट फ्रॉम ईओक्यू, ईओक्यू से मेन इनसाइट कितना है, तो दैट इज द केस की जब हम बात करते हैं कि ये हमारे पास है टोटल कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट के टोटल कॉस्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, होल्डिंग कॉस्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है और दैट इज कैरिंग कॉस्ट भी इसमें मैनेज कर रहा है। नाउ देयर इज एग्जांपल रिगार्डिंग द ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। किससे रिलेटेड है वो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो हमें ये बताएगा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वो कैसे वर्कआउट कर रही होती है। एग्जांपल, अज्यूम अ कार डीलर दैट फेसेस डिमांड ऑफ 5000 कार पर ईयर दैट इट कॉस्ट 15000 टू हैव अ कार शिफ्टेड टू द डीलरशिप। होल्डिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू 500 एंड हाउ मेनी times should the dealer order, what should be the order size, कि हमारे पास order size हमारे पास कितना है, so that is Q equals to 2SD divided by H। क्या आ गया हमारे पास, Q equals to 2SD divided by H, so that is means 2 into 15,000 into 5,000, 2 into 15,000 into 500 divided by 500, that is Q, so that is again 548 units। कितने आए यहाँ पे, 548 यूनिट्स के 548 यूनिट्स ने इतनी परचेजिंग या इतनी वैल्यूएशन हमें करके दी हैं और उसी की बेस पे हम लोगों का थीसिस चल रहा है। तो दैट इज द केस व्हेन यू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। किसकी बात करेंगे हम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें क्या कहती है और किस तरह से कहती है, यानी कि वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या कहती है और किस तरह से आइडेंटिफाई करती है। उसके बाद हमारे पास आ रही है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, Q इक्वल्स टू SD डिवाइड बाय H। अब हमने हर चीज को पुट किया तो हमारे पास आई 548 का आंसर। दैट मींस दैट इज द ऑप्टिमल लेवल ऑफ क्वांटिटी जो आपके पास मेंटेन होनी चाहिए, जिसपे आपके पास कॉस्ट क्या है, लोएस्ट है। क्या है हमारे पास कॉस्ट, लोएस्ट कॉस्ट है जो हम लोग इसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। If delivery is not instantaneous but there is a lead time L, when to order and how much to order, when to order and how much to order. If delivery is not instantaneous, if delivery is not instantaneous but there is a lead time L, but there is a lead time L, यानी कि अब वो कह रहा है if delivery जो है वो instantaneous नहीं है but there is a lead time L, when to order, how much to order, that is again when to order and how much to order के जितना आपके पास है आया गया कितना है और कितना मंगवाना है, ठीक है ना। तो दैट इज अगेन प्लेस एन ऑर्डर। अब ये क्या है हमारे पास, दैट इज अगेन नोन टू बी एज अ लीड टाइम। क्या कहेंगे इसे हम, दैट इज अ लीड टाइम। और यहाँ पे हमने कहा जी रिसीव एन ऑर्डर आ रहा है, हमें यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे पहुंचे हमें एस्टिमेट करके नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें, नया ऑर्डर फौरन उस जगह पे प्लेस कर दें जिस जगह पे आया है, एंड दैट इज अगेन द लीड टाइम। क्या चीज आ गई हमारे पास, दैट इज अगेन द लीड टाइम। अब क्या डी डिमांड पर लीड टाइम आ गया, यहाँ पे आरओपी आ गया, रीऑर्डर पॉइंट एंड क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। व्हेन शैल वी ऑर्डर, व्हेन इन्वेंट्री इक्वल्स टू आरओपी, यानी कब ऑर्डर करना है, जब हम लोग इन्वेंट्री इक्वल्स किसके हो जाए, आरओपी के इक्वल हो जाए। हाउ मच शैल वी ऑर्डर के, कितना हमें ऑर्डर करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, कितना हमें ऑर्डर करना चाहिए, हाउ मच वी शैल ऑर्डर। और उसके बाद हमारे पास प्लेस एन ऑर्डर, रिसीव एन ऑर्डर एंड डी इक्वल्स टू डिमांड पर पीरियड। Example, what if lead time to receive car is 10 days? What if the lead time to receive a car is 10 days? When should you place your order? What if the lead time? अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, what if the lead time to receive the car is 10 days? When should it receive? तो अब यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे D ओवर Q, यहाँ पे D से मल्टीप्लाई किया, मैं कहूंगा जी 137 डेज है। कितने हमारे पास, 137 है। फर्स्ट कन्वर्ट 10 डेज इनटू ईयर्स, तो यहाँ पे हमने कहा जी इतने हमारे पास आ रहे हैं। 1035 इंटू डी इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 35, 5000 इक्वल्स टू 137 डेज। कितने का है, 137 डेज है, जो उसे कन्वर्ट करके फर्दर आगे लेकर जाएगा कि दैट इज बीइंग द 137 डेज के 137 डेज हमारे पास कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। So when the number of cars on the lot reaches 137, order or more car. So when number of cars on the lot reaches 137, or order 548 more cars. But demand is rarely predictable. याद रखिएगा डिमांड की प्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा ही मुश्किल रही है, कि जितनी आपके पास डिमांड की प्रेडिक्टेबिलिटी थी तो वो आपको इजी था बिकॉज आपकी प्रेडिक्टेबल थी, बट नाउ इट इज नॉट बीइंग प्रेडिक्टेबल। इन्वेंट्री लेवल्स हमारे पास नजर आ रहे हैं और इधर पे नीचे क्या आ रहा है, लीड टाइम नजर आ रहा है। ऑर्डर क्वांटिटी हमने कहा जी इतनी थी, हमने ये लीड टाइम से मंगाई, इधर चलती गई, यहाँ आए, पता लगा जी प्लेस करना है ऑर्डर। यहाँ पे हमने सीधा क्या किया, यहाँ पे हमने माधवन को
दैट इज अगेन द सेपरेट थिंग। तो यहाँ पे हमने कहा जी ये हमारे पास लीड टाइम एंड देन here it is, then there it is, यहाँ पे हमारे पास कहेंगे that is lead time and place order। क्या कहेंगे हम, lead time है and then we are going to place an order and we are going to receive an order। क्या लेना है हमने, receive करना है order को। तो inventory level, order level and demand level, that is how it is being maintained। तो but demand is rarely predictable, क्योंकि इसीलिए कहते हैं demand जो है बहुत मुश्किल है predict होना, because demand is rarely प्रिडिक्टेबल कि जिसमें हम प्रिडिक्ट कर सकें। सो दैट इज अगेन मूविंग फर्दर कि इसमें आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीजें इसमें फर्दर इन्वॉल्व हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द रीऑर्डर पॉइंट। क्या चीज आ रही है हमारे पास, नेक्स्ट थिंग रीऑर्डर पॉइंट। के रीऑर्डर पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं। रीऑर्डर पॉइंट मींस कि हमने दोबारा इन्वेंट्री को कब ऑर्डर देना है, हाउ वी आर गोइंग टू ऑर्डर इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट। तो यानी हमने इसको हर चीज से देखना है कि प्लेस ऑर्डर क्या है, लीड टाइम क्या है एंड रिसीव ऑर्डर हमारे पास कैसे और किन बेसिस पे हो रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू रिसीव एन ऑर्डर एंड हाउ वी आर गोइंग टू मेक एन ऑर्डर, कि हमने ऑर्डर किस तरह बनाना है और किस तरह उसे आगे लेकर चलना है। तो प्लेस एन ऑर्डर, रिसीव एन ऑर्डर एंड द सेंटर पॉइंट इज द लीड टाइम। ये लीड टाइम ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। व्हेन एक्चुअल डिमांड इज लोअर देन एक्सपेक्टेड डिमांड, व्हेन एक्चुअल डिमांड इज लोअर देन एक्सपेक्टेड डिमांड, या एक्सपेक्टेड डिमांड से डिफरेंस है। इन्वेंट्री लेवल ऑर्डर क्वांटिटी, तो हम कहेंगे जी बेटर देन एक्चुअल डिमांड इज लोअर देन एक्सपेक्टेड डिमांड, तो हम कहेंगे जी लोअर है। तो यहाँ पे हमारे पास सीधी लाइन आ गई है लीड टाइम डिमांड पे। तो लीड टाइम है हमारे पास रिसीव है, इन्वेंट्री एट द टाइम ऑफ रिसीट एंड दैट इज नोन टू बी एज अ रीऑर्डर पॉइंट। क्या कहेंगे उसे हम, दैट इज नोन टू बी एज अ रीऑर्डर पॉइंट के रीऑर्डर पॉइंट के हिसाब से लेकर चलेंगे। तो दैट इज अगेन एक्टिव डिमांड लेस देन और ग्रेटर टू दैट इज अगेन एक्सपेक्टेड डिमांड। क्या नहीं, अब जब भी एक्चुअल डिमांड लेस होगी एक्सपेक्टेड से तो डेफिनेटली यहाँ पे लीड टाइम डिमांड ज्यादा नजर आएगी। इफ एक्चुअल डिमांड इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड डिमांड, स्टॉक आउट पॉइंट होने के चांसेस हैं। यानी कि जब आपके पास एक्सपेक्ट, यहाँ पे आपने बेशक यहाँ पे प्री ऑर्डर कर तो लिया, लेकिन अब मे बी यहाँ से वो ज्यादा स्पीडी गिर रही हो, क्या कर रही हो, वो ज्यादा स्पीडी गिर रही हो। तो दैट मीन्स स्टॉक आउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसके चांसेस बढ़ जाते हैं, दैट इज रिलेटेड टू स्टॉक आउट के। स्टॉक आउट हमें गाइड कर रहा होता है और स्टॉक आउट की वजह से हमारे चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। तो प्लेस एन ऑर्डर, रिसीव्ड एन ऑर्डर एंड दैट रिमेनिंग इज नोन टू बी एज अनफुलफिल्ड डिमांड। किस चीज की डिमांड है वो, दैट इज नोन टू बी एज अनफुलफिल्ड डिमांड, कि ये फुलफिल नहीं है डिमांड ने भी फुलफिल होना बाकी है। If ROP expected demand service level is 50%, inventory left 15% of the time and stock out 50% of the time, यानी कि stock out कितने बोल रहे हैं 50% of the time पे। तो ROP आ गया expected demand, uncertain demand। क्या चीज़ है ये हमारे पास, uncertain demand है। average हमारे पास इसी तरह की चीजें आती रही हैं। That means ROP expected demand and the next one is the uncertain demand। क्या चीज आ रही है वो, that is uncertain demand। की uncertain demand को हमने कैसे और किन बेसिस पे मैयर करना है, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई विद द मैयर, कि मैयर के हिसाब से मैं ऐसे कैसे क्लियर कर सकता हूँ। तो एक्सपेक्टेड डिमांड सर्विस लेवल 50%, इन्वेंट्री लेफ्ट 50% ऑफ द टाइम एंड स्टॉक टाइम दैट इज स्टॉक आउट 50% ऑफ द टाइम, यानी कि 50% ऑफ द टाइम स्टॉक आउट हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। टू रिड्यूस स्टॉक आउट वी एड सेफ्टी स्टॉक। अब वहां पे स्टॉक आउट तो मिल गया, इसको कवर अप करने के लिए हम क्या डेवलप करते हैं, सेफ्टी स्टॉक। क्या चीज कवर करते हैं, सेफ्टी स्टॉक। के सेफ्टी स्टॉक हमें क्या कह रहे हैं और हमने उसको कैसे मैयर करना है, हाउ वी आर गोइंग टू मैयर इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट। एक्सपेक्टेड डिमांड हमारे पास इतनी थी एंड एक्सपेक्टेड लीड टाइम डिमांड हमारे पास इतनी थी, दैट इज अगेन द लीड टाइम। क्या आ गया हमारे पास, लीड टाइम आ गया, दैट इज नोन टू बी एज अ इन्वेंट्री लेवल। क्या आ गया हमारे पास, इन्वेंट्री लेवल हो गया। तो लीड टाइम भी आ गया और इन्वेंट्री लेवल भी आ गया। पहली चीज जो आ रही है वो आ रही है सेफ्टी स्टॉक आ रहा है। सेफ्टी स्टॉक किसका, एक्सपेक्टेड एलटी डिमांड में। दूसरी चीज जो हमारे पास आ रही है आरओपी इक्वल्स टू सेफ्टी स्टॉक प्लस एक्सपेक्टेड एलटी, यानी आरओपी क्या है, प्लस सेफ्टी स्टॉक प्लस एक्सपेक्टेड एलटी डिमांड। क्या एक्सपेक्टेड एलटी डिमांड हमारे पास कितनी है और वो कैसे एग्जिस्ट करेगी, हाउ दे आर गोइंग टू यूज इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट। ये हमारे पास यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो ये हमारे पास कहलाएगी यहां से सेफ्टी स्टॉक से पहले, दैट इज नोन टू बी एज अ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या कहलाएगा ये, इकोनॉमिक ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर यानी ऑर्डर क्वांटिटी, क्वांटिटी ITY। तो दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो EOQ के इक्वल आएगा, Q इक्वल्स टू EOQ, जो इसके एवरेज से निकलता है। किससे निकलता है, थ्रू एवरेज से निकलता है। जैसी एवरेज होगी वो वैसे ही आगे इसे परफॉर्म करता जाएगा या करेगा।
Decide whether service level you want to provide. Service level equals to probability of not stocking out, यानी ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्टॉकिंग आउट. सर्विस लेवल इतनी है और ये हमारे पास जो कहलाएगा दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट. क्या कहलाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट. कि स्टॉक आउट इतना भी हो सकता है, यानी इतने कॉर्नर पे आ सकता है, और दैट इज नोन टू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट. और सेंटर मीन इज द सेफ्टी स्टॉक. क्या है हमारे पास, मीन इज आवर सेफ्टी स्टॉक. के जितना हमारे पास मीन पे वैल्यू पड़ी होगी उसी को हम कहेंगे दैट इज योर सेफ्टी स्टॉक. क्या है ये आपकी सेफ्टी स्टॉक है, और सेफ्टी स्टॉक को ही आगे लेकर हम मेजर करेंगे, हम मेजर करके आगे फर्दर बढ़ेंगे. सेफ्टी स्टॉक इक्वल्स टू सेफ्टी जी फैक्टर स्टैंडर्ड डेविएशन इन एलटी डिमांड. क्या होगा, जी फैक्टर जी अल्फा इनटू सिग्मा आई टी. So that is the formula when we talk about safety factor Z standard deviation in LT demand. क्या करेंगे हम, standard deviation in LT demand की standard deviation लेके आएंगे in LT demand. सर्विस लेवल आ गया, probability of stock out हो गया, and read Z from national table for a given service level. Caution, standard deviation in LT demand. Standard deviation in LT demand also exists. Variance over multi-period equals to the sum of variance of each period. यानी variance of multi-period किसके equal होता है, sum of variance of each period. कि sum of variance of each period पढ़ते जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, that is the variance over multiple period. यानी variance आ रहा है हमारे पास over the multi period. कि जितना हमारे पास variance आना चाहिए उतना ही हमारे पास वेरिएंस एग्जिस्ट कर रहा है. स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मल्टीपल पीरियड इज द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ वेरिएंसेस, नॉट द सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. क्या हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मल्टीपल पीरियड इज स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ वेरिएंस, नॉट द सम ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. यानी कि सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो या एग्जिस्ट करके आगे आ रहे हो. स्टैंडर्ड डेविएशंस ओवर मल्टीपल पीरियड इज स्क्वायर रूट of sum of variances, not the standard sum of the standard deviation. The sum of standard deviations that put in that way, that is known to be as a standard deviation over period in square root. क्या करेंगे, square root of a sum of variances, not the sum of standard deviation. standard deviation से उसकी sum ना हो रहा, that is from the variances. किससे हो रहा चाहिए, that is from the variances. Average inventory, order quantity divided by 2 plus safety stock. That is again हमने पढ़ी थी Q2 plus SS, याद है ना. So that is again the order quantity. अब inventory level हमारे पास exist, straight forward order quantity इतनी है, EQQ divided by 2, that is again QO2, that is again okay. तो यहाँ पे हमारे पास जो अगली चीज आ रही है दैट इज टूवर्ड्स द ऑर्डर क्वांटिटी. किसमें आ रही है, टूवर्ड्स द ऑर्डर क्वांटिटी. और EOQ हमारे पास एडजस्ट हो रहा है उसी पैटर्न में कि एवरेज इन्वेंट्री क्या है. इन्वेंट्री लेवल उसी हिसाब से आ रही है, एंड सेफ्टी स्टॉक्स आर इन द सेम मैनर. कि सेफ्टी स्टॉक उसी हिसाब में मैनर में आ रहा है. तो प्लेस एन ऑर्डर, रिसीव एन ऑर्डर एंड टाइम टू ऑर्डर. यानी प्लेस एन ऑर्डर भी आ रहा है, रिसीव एन ऑर्डर भी आ रहा है, और टाइम टू ऑर्डर भी एग्जिस्ट कर रहा है कि हाउ दैट टाइम टू ऑर्डर एग्जिस्ट एंड हाउ दे आर बीइंग परफॉर्म. दैट इज Q ऑर्डर क्वांटिटी Q डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक. यानी एवरेज इन्वेंटरी क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक. हाउ टू फाइंड रीऑर्डर पॉइंट एंड Q. कि हमने रीऑर्डर पॉइंट और Q कैसे फाइंड कर सकते हैं. ऑर्डर क्वांटिटी Q इक्वल्स टू EOQ 2SD डिवाइड बाय H. ये हमारे पास फॉर्मूला था, ऑलरेडी आप देख भी चुके हैं. Then again to find out reorder point, determine the service level and probability of not stocking out. कि probability of not stocking out हमारे पास कैसे निकल सकती है. पहली चीज जो आनी, find the safety factor. पहले क्या करना, find the safety factor from Z table or a graph. Find standard deviation on LT demand square root law. ठीक है ना. एंड देन अब यहाँ पे क्या है, सिग्मा ऑफ एस टी इक्वल टू सिग्मा ऑफ डी इंटू एल टी. अब ये चीजों को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, फाइंड द सेफ्टी फैक्टर. क्या चीज आना शुरू हो गया, हमारे पास सेफ्टी फैक्टर आना शुरू हो गया कि सेफ्टी फैक्टर हमारा कितना है और वो कैसे वर्कआउट कर सकता है. सेफ्टी स्टॉक इज गिवन बाय सेफ्टी फैक्टर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एलटी. आरओपी इज द एक्सपेक्टेड एलटी डिमांड प्लस एसएस. एक्सपेक्टेड एलटी डिमांड प्लस एसएस जो हम लोग कहेंगे दैट इज नोन टू बी एज अ सेफ्टी स्टॉक. क्या कहेंगे, सॉरी रीऑर्डर पॉइंट. क्या कहेंगे इसे हम, कि रीऑर्डर पॉइंट कि जब हमारे पास इतने यूनिट्स रह जाएंगे तो वी हैव टू मेक अ न्यू ऑर्डर. क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया ऑर्डर बनाना पड़ेगा जो हमें गाइड करेगा कि हमारा ऑर्डर किधर पे जाके कैसे एंटर होगा या एंटर में आना चाहिए. तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी है जी, सेफ्टी स्टॉक प्लस EOQ डिवाइड बाय 2. सेफ्टी स्टॉक कितना है हमारे पास जो भी है प्लस EOQ डिवाइड बाय 2 की जो हमारे पास EOQ डिवाइड बाय 2 के साथ चल रहा हो. तो ऑर्डर क्वांटिटी क्या है जी, EOQ इक्वल्स टू 2SD ओवर H. क्या आएगा, 2SD
ओवर एच के 2SD हमारे पास कितना है और ओवर एच हमारे पास कितनी एग्जिस्ट कर रही है। तो यानी फाइंड आउट सेफ्टी फैक्टर एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकालना है? सेफ्टी फैक्टर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एग्जाम्पल कार लॉटी को चलते हैं। रिकॉल द लीड टाइम इन 10 days एंड एक्सपेक्टेड ईयरली डिमांड 5000। यू एस्टिमेट दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेली डिमांड टू बी sigma d equals to 6. When should you consider reorder if you want 95% sure you don't run out cars? Since expected really 5000, the expected demand over a lead time is this much, and अब हमारे पास कितना आ रहा है? That is reorder point, that is again 168 cars। कि जैसे ही मेरे पास 168 cars रह जाएंगी तो we are going to reorder। क्या करना पड़ेगा? हमें reorder करना पड़ेगा और reorder करके आगे चलना पड़ेगा। तो order point क्या? order कितना पड़ेगा? 548 cars for the inventory level and 168 when it drops to the 168। यानी 548 में से जब 168 रह जाएंगी तो we are going to reorder। हमने उससे क्या करना है? वहां पे रीऑर्डर करना और रीऑर्डर करके हमारे पास आगे लेकर हमने चलना है। Why companies don't always use optimal order quantity? कब हमेशा क्यों यूज नहीं करते optimal order quantity को? It is not unusual for a company to order less or more than EOQ for several reasons। के पीछे different reasons हैं। They may not have a non-uniform demand। क्या होता है? उनके पास non-uniform demand normally नहीं हो रही होती। They are beyond the demand। ये किस तरह चल रहे होते हैं? They are beyond the demand चल रहे होते हैं, उनके पास कोई चीज में नहीं आ रहा होता। Some supplier have minimum order quantity, they are beyond the demand। अब for example कोई कहता है जी आपको ऑर्डर क्वांटिटी है 200 यूनिट, सप्लायर ने कहा जी आप 1000 से ज्यादा नहीं परचेज, 1000 से कम परचेज नहीं कर सकते। सो अगेन इट्स अंडरस्टूड कि आप EOQ अनफॉर्चुनेटली आपको वर्क नहीं कर सकते, आपको 1000 ही खरीदने पड़ेंगे। सो दैट इज द केस जब EOQ वर्क नहीं कर रहा होता, कि EOQ के साथ नहीं कर रहा होता, और देयर मे नॉट हैव नॉन यूनिफॉर्म। और जब आपके पास डिमांड सर्टन ना हो, क्या ना हो? आपके पास डिमांड में सर्टेनिटी इन्वॉल्व ना हो या सर्टन ना हो डिमांड। जब जस्टिफाइंग स्मॉल ऑर्डर क्वांटिटीज के जब हम जस्टिफाई करते हैं स्मॉल ऑर्डर क्वांटिटी को, GIT और लीन सिस्टम वुड रेकमेंड रिड्यूसिंग ऑर्डर क्वांटिटीज एट लोएस्ट प्रैक्टिकल लेवल। अब हमने देखें GIT पढ़ा हुआ है तो ये स्टेटमेंट ज्यादा समझ आ रहा है कि वुड रेकमेंड रिड्यूसिंग ऑर्डर क्वांटिटीज टू द लोएस्ट प्रैक्टिकल लेवल। किस पे लेवल लेके आए? टूवर्ड्स लोएस्ट प्रैक्टिकल लेवल पे लेके आए, कि जितनी हम लोग लो कर सकते हैं उस पे लेके आए, और जितना लो करेंगे उतना हमारे पास GIT ज्यादा डिसिप्लिन में रहेगा और ज्यादा हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ रहेगा। किस पे रहेगा? वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ रहेगा और ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ही लेकर आगे जाएगा। बेनिफिट्स फ्रॉम रिड्यूसिंग क्यूज। बेनिफिट्स क्या है रिड्यूसिंग क्यू के? इंप्रूव्ड कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स आपका कस्टमर, रिड्यूस साइकिल इन्वेंट्री साइकिल से रिडक्शन मिल जाएगी, एंड रिड्यूस रॉ मटेरियल एंड परचेज कंपोनेंट्स। क्या करेंगे? रिड्यूस रॉ मटेरियल्स एंड परचेज कंपोनेंट्स। कि हम रॉ मटेरियल्स और परचेज कंपोनेंट्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? हम उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो बेनिफिट फ्रॉम रिड्यूसिंग क्यूज क्या है? इंप्रूव्ड कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। क्या चीज आ गई? इंप्रूव्ड कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। रिड्यूस्ड साइकिल इन्वेंट्री, रिड्यूस्ड क्या आ गई हमारे पास? साइकिल इन्वेंट्री आ गई है हमारे पास, एंड रिड्यूस्ड रॉ मटेरियल एंड परचेज कंपोनेंट्स। क्या आगे? रिड्यूस्ड रॉ मटेरियल एंड परचेज कंपोनेंट्स। क्या हम उससे परचेज कंपोनेंट को भी रिड्यूस कर रहे हैं और रॉ मटेरियल को भी हम क्या कर रहे हैं? रिडक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। किस तरफ लेके जा रहे हैं? हम रिडक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं। दैट इज नोन टू बी एज अ बेनिफिट फ्रॉम रिड्यूसिंग क्यूज। के क्यूज को जब रिड्यूस करेंगे तो उसके हमें ये बेनिफिट्स आने हैं, और सारी बात है जितने रिड्यूस करेंगे उतने आपके रिडक्शन इन साइकिल्स एंड ऑल दैट इसमें रिडक्शंस नजर आएंगी, यानी इतनी रिडक्शंस हमारे पास होनी चाहिए। जस्टिफाइंग टू एड, अब यहां पे भी देखें EOQ वही है। रिड्यूस क्यू बाय रिड्यूसिंग सेटअप, रिड्यूस क्यूज बाय रिड्यूसिंग सेटअप टाइम, सेटअप रिडक्शन इज वेल, एंड रिड्यूसिंग S, यानी रिड्यूसिंग S को भी करें और सेटअप टाइम को भी रिड्यूस करें। क्या करें आप? सेटअप टाइम को भी रिड्यूस करें, रिड्यूसिंग ऑफ S को भी आप फर्दर रिड्यूस करके आगे लेकर चलें। डिटर्मिनिंग सेफ्टी स्टॉक एंड सर्विस लेवल्स को डिटर्मिन करें। इफ द डिमांड और लीड टाइम इज अनसर्टन, if the demand or a lead time is uncertain, safety stock can be added to improve order cycle, that is DL into SS, और SS कैसे निकालनी है? Z into sigma DL। Z is the number of standard deviation, sigma DL is the standard deviation of
डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, कि डिमांड में कितनी डिसेंट एफिशिएंसी रह चुकी है और उसी के हिसाब से हमने इसे ड्यूरिंग लीड टाइम में चेक करना है। तो सेफ्टी स्टॉक इज इन दिस मैनर, ठीक है ना। तो डिमांड ग्रेटर देन एवरेज, अब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, देन अगेन डिमांड लेस देन एवरेज, तो हमारे पास ऊपर आ गया। रिप्लेनिश हो गया, डिमांड इक्वल टू एवरेज, तो एग्जैक्ट आ गया। तो यानी मींस हर दफा सेफ्टी स्टॉक की वजह से जो अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट हो रही थी वो हम कवर अप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो हम कवर अप कर रहे हैं और उस अनसर्टेनिटी को हम फर्दर आगे लेकर जा रहे हैं कि हम उस अनसर्टेनिटी को कैसे और किस तरह से पूरा कर सकते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू कवर इट अप एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट, दैट हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस देम। Order cycle service level, the probability that demand during lead time will not exceed on an inventory, the 95% service level, that means 95% chances हैं कि demand जो है वो आपकी overall on hand inventory से ज़्यादा exceed नहीं करेगी, तो that is known to be as a 95% सर्विस लेवल। और इसका मतलब है स्टॉक आउट रिस्क कितना है मेरे पास, जस्ट 5%। कितना है मेरे पास, जस्ट 5% है, और 5% के हिसाब से मैं स्टॉक आउट को लेकर आगे चल रहा हूं कि ये स्टॉक आउट कैसे और किस तरह से होना है। अगली चीज आ रही, दैट इज नोन टू बी एज अ पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम। क्या चीज आ रही, पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम। ऑर्डर्स आर प्लेस्ड एट स्पेसिफाइड फिक्स्ड टाइम इंटरवल, फॉर एग्जांपल एवरी फ्राइडे, फॉर ऑर्डर साइज क्यू टू ब्रिंग ऑन हैंड इन्वेंटरी OH अप टू अ टारगेट लेवल TI, सिमिलर टू मिक्स मिनिमम मैक्सिमम सिस्टम। क्या है कि किसके इक्वल है, मिनिमम मैक्सिमम सिस्टम के इक्वल है। एडवांटेज इज नो नीड फॉर सिस्टम टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर आइटम। Item ordered from same supplier can be reviewed on a same day saving purchase order. Purchase order को सेव करते हैं हम। Replenish quantity Q vary. Order quantity may not quality or quantity discount. On average inventory level will be higher than Q system. More stock room space needed. कि ज़्यादा stock room space हमें require होती है जो हम लोग उसे आगे लेकर चल रहे होते हैं। Periodic review system, कैलकुलेशन ऑफ TI, टारगेट इन्वेंट्री लेवल। अब क्या आ गया हमारे पास, रीऑर्डर पॉइंट प्लस L इंटू D एवरेज पीरियड डिमांड कितनी है हमारे पास, ठीक है ना। रीऑर्डर पॉइंट रिव्यू पीरियड कितना है हमारे पास, डेज और वीक, यानी कब हमने देखना है। लीड टाइम डेज और वीक्स हमारे पास कितना है, और सेफ्टी स्टॉक हमारे पास Z सिग्मा RP प्लस L कितना है, तो दैट इज नोन टू बी एज अ रिप्लेनिश क्वांटिटी Q इक्वल्स टू TI टारगेट इन्वेंट्री लेवल माइनस OH ऑन हैंड इन्वेंट्री, दैट इज नोन टू बी एज अ रिप्लेनिश इन्वेंट्री। क्या कहते हैं इसे हम, कि यहाँ पे हम इन्वेंट्री को एक तरह से रिप्लेनिश कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं हम, इन्वेंट्री को एक तरह से रिप्लेनिश कर रहे होते हैं, और रिप्लेनिशिंग के दौरान ही हम उसे आगे लेकर चल पड़ते हैं या आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज Q इक्वल्स टू TI माइनस OH, यानी TI को है टारगेट इन्वेंट्री लेवल माइनस ऑन हैंड इन्वेंट्री के। ऑन हैंड इन्वेंट्री मेरे पास कितनी और कैसे जनरेट हो रही है। अब यहां देखें, P सिस्टम, एन ऑटो पार्ट स्टोर कैलकुलेटेड EOQ फॉर ड्राइव बेल्ट 236 यूनिट एंड वांट टू कंपेयर द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट Q वर्सेस पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम। एनुअल डिमांड इज 27, एवरेज वीकली डिमांड इज 52 and weekly sigma is 1.77 and lead time is 3 weeks. The annual TC and Q system is that one. Review period निकालना है तो RP equals to QD into 52 weeks. तो हमने कहा जी 5 वीक के पास रिव्यू होना चाहिए, ये इसका फार्मूला है। क्या है इसका फार्मूला है, टारगेट इन्वेंट्री लेवल D हमारे पास 52 यूनिट्स आ गए, डिमांड कितनी आ रही है हमारे पास 52 आ गई वीकली डिमांड। RP कितना है हमारे पास, दैट इज रिव्यू पीरियड, दैट इज अगेन यहाँ पे हमारे पास गिवन है, दैट इज पीरियोडिक रिव्यू आ रहा है यहाँ पे, और उसी के हिसाब से हम इसे आगे लेकर चल रहे हैं। दैट इज अगेन दैट इज आर 5 प्लस L कितना है हमारे पास, दैट इज 3। ये 3 हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास दैट इज आर ओवरऑल वैल्यू के। हमने कहा जी ये हमारे पास आ रही हैं चीजें, ठीक है। तो हमने कहा जी ये हमने 5 वीक्स निकाल लिया था, 5 प्लस 3 प्लस 1.6, तो हमने कहा जी 424 बेल्ट्स आ गए पीरियोडिक रिव्यू पीरियड में। एवरेज ऑन हैंड कितनी है यहाँ पे, TI माइनस DL, TI हमने निकाल ली है, DL हमने निकाल ली है, हमने कहा 268 बेल्ट। तो जो हमारे पास आया एनुअल टोटल कॉस्ट पीरियोडिक रिव्यू में क्या आएगा, 52 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 प्लस 268 डिवाइड बाय 2.19, तो 115 प्लस 130 क्या आ गया हमारे पास, 115 प्लस 130 जो इसका डिफरेंस था हमारे पास, और वही हमने यूज किया और हमने कहा जी $245 को हमने यहाँ पे निकाल लिया। एंड एनुअल कॉस्ट डिफरेंस इक्वल्स टू 245 माइनस 229, दैट इज $16। कितनी है हमारे पास, $16 है। तो अगेन वही बात है, सारी की सारी वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, सिर्फ क्या है Q/D into 52
2 वीक्स है जिसे हमने निकाला तो हमारे पास आया 5 वीक्स, और 5 वीक्स हमने एज इट इज यहाँ पे पर पीरियड रिव्यू पीरियड को लगाया और साथ ही लीड टाइम को हमने चार्ज अप कर दिया, तो जिससे हमारे पास टोटल वैल्यूज आ गई हैं। सिंगल पीरियड मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। द एसपीआई सिंगल पीरियड इन्वेंट्री मॉडल्स इज डिजाइन्ड फॉर प्रोडक्ट दैट शेयर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सोल्ड एट देयर रेगुलर प्राइस ओनली ड्यूरिंग सिंगल पीरियड, यानी कि सोल्ड एट रेगुलर प्राइस और सिंगल टाइम पीरियड के जितना भी सोल्ड होता है वो अपनी सिंगल प्राइस पे होता है एट सिंगुलर टाइम पीरियड पे। डिमांड इज हाईली वेरिएबल बट फॉलोज अ नोन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड इज हाईली वेरिएबल बट फॉलोज अ नोन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, and salvage value is less than its original cost, so money is lost when these products are sold for their salvage value, कि जब वो अपनी salvage value पे sold होंगे तो money जो original cost है वो उसमें lost हो जाती है, that is on the basis of their costing. Objective is to balance the gross profit of the sale of unit with the cost incurred when unit is sold after its primary selling, कि जब unit sold होते हैं after its primary selling तो objective क्या होता है, gross profit of sale को of unit with the cost incurred, कि gross profit और cost incurred को आपस में बैलेंस करके रखा जाए। क्या रखा जाए, आपको बैलेंस करके रखा जाए और बैलेंस करके ही उसे आगे चलाया जाए, यानी आप उसे ही आगे बैलेंस करके चला रहे हो। आगे एग्जांपल देखिएगा एसपीआई की। टी शर्ट्स आर परचेज्ड इन मल्टीपल्स ऑफ 10 फॉर चैरिटी इवेंट $8 ईच, व्हेन सोल्ड ड्यूरिंग इवेंट सेलिंग 20, आफ्टर इवेंट देयर सेल्वेज वैल्यू इज जस्ट 2। For the past event, the organizers knows the probability of selling different quantities of T-shirt within the range. अब यहाँ देखें रेंज है और यहाँ पे ऑफ स्टेबल है जो हमने अभी पहले बनाए थे, तो दैट इज 960, 900, बाइंग 100, 780, और सैम्पल कैलकुलेशन में हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि पे ऑफ्स कितने आए हैं। पे ऑफ जारी बात है 20 और 8 के दरमियान जितना डिफरेंस है वो सारे के सारे यहाँ पे पे ऑफ्स लेकर जनरेट कर रहे होंगे कि किस किस तरह से पे ऑफ हमारे पास आएंगे। So that's the end of our lecture number 31. We have revised our independent inventory system and ordering system, and in the next lecture we are going to discuss about some more about maintenance and reliability of inventory, and that's the end of lecture number 31. Allah Hafiz.